हेलो एवरीवन एंड वेलकम। मेरा नाम गगनप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड स्वागत है आपका हमारे 7वें Q&A सेशन में। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज स्पेयर व्हील की फैमिली 5000 की हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने गालियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, जिन्होंने मोटिवेट किया, जिन्होंने अप्रिसिएशन दिया। बिकॉज हर तरह का अप्रिसिएशन एंड फीडबैक मुझे आगे बढ़ने के लिए ही मोटिवेट करता है। एंड पिछली बार जब 2000 सब्सक्राइबर्स हुए थे तब मैंने Q&A वीडियो की शुरुआत की थी। आज 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो मैं आपको आज से एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से जो रिव्यूज़ थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ना ही शुरू होंगे। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते के अंदर कम से कम 2 कार रिव्यूज़ हों Q&A एंड वीकली स्टोरी के अलावा। Q&A की बात करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है गेम टॉक्स की तरफ से। इज इट वर्थ बाइंग होंडा सिटी EXI 2004 फॉर 70 to 80,000 रुपीज़? पहली बात तो कार 2004 की है, 2019 चल रहा है, तो कार को 15 साल पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे टाइम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये कार इंडियन रोड्स पे चलने के लिए लीगल नहीं है। तो अगर ये कार किसी बड़े स्टेट से आ रही है, फॉर एग्जांपल दिल्ली या मुंबई जैसे स्टेट से आ रही है, तो इसको बाहर ट्रांसफ़र करने में थोड़े से इश्यूज आएंगे। ये तो हो गई कार के एज के हिसाब से बात, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर तो आपने बहुत ज़्यादा लोकल शहर के अंदर ही चलानी है ना, जैसे शाम को गेड़ी वगैरह मारनी है, घूमने वगैरह के लिए निकलना है, छोटी मोटी जगहों पे सिर्फ अपने शहर शहर तक, तब तो आप इस कार को ले सकते हैं, कंसीडर करें। मतलब अदरवाइज इस कार को कंसीडर करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। बिकॉज 70-80 हज़ार में आपको होंडा सिटी चाहे ना मिले पर कुछ और कारें मिल सकती हैं जो BS4 होंगी और जिनकी जो वैलिडिटी होगी वो मेरे ख्याल से आज की डेट में भी 2-3 साल की होगी। तो ऐसे केस में मैं आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करें इस कार को अवॉइड करें। इन केस अगर आप स्टिल ये कार लेना चाहते हैं, होंडा सिटी वॉज अ लेजेंडरी कार, बहुत से लोगों को पसंद होती है ये कार, तो अगर आप स्टिल ये कार लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से रेट कार का ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि कार 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा ना चली हो और इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, तब जाकर इसका 70-80 हज़ार वैल्यूएबल है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा स्केप्टिकल मैं हूँ कार को लेके, बिकॉज 15 साल के अंदर कोई होंडा सिटी को सिर्फ 50,000 किलोमीटर चलाए, ऐसा कम होता है। मैंने कहा था नहीं होता, ऐसा कम होता है। दूसरी बात, एक्सीलेंट कंडीशन में आपको कार मिलना आज की डेट में आफ्टर 15 ईयर्स ये एक लंबा समय होता है। तो एक्सीलेंट कंडीशन और सिर्फ 50,000 किलोमीटर कार चली हुई, ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल से मैच होंगी। अगर ये मैच होती हैं तब मेरे ख्याल से इसका ये रेट ठीक है, अदरवाइज ये रेट इस कार का जेन्युइन आज की डेट में नहीं है। इट वॉज अ गुड कार, ये एक लेजेंडरी कार थी, लेकिन इंडिया में लोग कारों को उस हिसाब से मेंटेन नहीं करते हैं कि इन कारों के आफ्टर इतने टाइम के बाद भी आपको अच्छे पैसे मिले। मैं नहीं कहता नहीं मिलने चाहिए, अगर कार बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है तो इसके पैसे दीजिए, बट अदरवाइज अगर ये कार अच्छी कंडीशन में भी नहीं है, इसकी रनिंग भी 80-90 हज़ार किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को अवॉइड करें, ज़्यादा खुश रहेंगे। अगला क्वेश्चन है गगनदीप हांडा जी का। वर्ना डीजल लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है? इट इज़ गुड, कोई चक्कर नहीं है गाड़ी को, और इसकी जो कॉस्ट है वो जर्मन कार्स की तरह नहीं है, बेसिकली जापानीज कार्स की तरह है। एंड वहाँ पर भी सस्ती है, सियाज से थोड़ी सी महंगी पड़ती है और होंडा सिटी से थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। तो मेरे को नहीं लगता कॉस्ट का कोई इशू है। टाइमिंग चेन का जो इसका सेटअप आता है वो थोड़ा सा महंगा है बाकी कारों से, लेकिन जो इंजन की रिफाइनमेंट है और बाकी चीज़ों को देखते हुए अगर मैं कहूँ कॉस्ट वगैरह, तो मेरे ख्याल से इट इज़ डिसेंट, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम पर्सन का दूसरा क्वेश्चन है, मैं Hyundai वर्ना डीजल लैन का प्लान बना रहे हैं, लवा या BS6 आन दा वेट करा? जे तो वेट कर सकते हो, बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है, फिर तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि वेट करने तो बाद मतलब BS6 आने तो बाद क्लैरिटी हो जाएगी भी की चलता पिया सिस्टम, गवर्नमेंट ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ रेट्स वगैरह की रहने हैं, ठीक है, सारी चीज़ें क्लीयर हो जाएंगी। तो जे वेट कर सकते हो वैल एंड गुड, लेकिन दो दिक्कतें हैगी वेट करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ BS6 ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, BS6 2020 ਚ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल Hyundai ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਰਨਾ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ i20 ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਹੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ BS6 ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬਾਇੰਗ ਅ ਨਿਊ ਕਾਰ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਊਂਗਾ 2020 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ BS4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰੂੰਗਾ BS6 ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं ਜੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ देना ਪੈਂਦਾ है तो। उसका अगला क्वेश्चन है मनप्रीत सिंह जी का। पाजी इंडिगो कार लेनी है 11-12 मॉडल, कितने दी मिल जाएगी प्लीज़ बताओ?
मनप्रीत जी, पहले तो ये बताओ, आपने डीजल लेनी है, पेट्रोल लेनी है, कौन सा वेरिएंट लेना है? उसमें अंदर मल्टीपल इंजन आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ अपनी कार वाले इंजन का, जो मेरे कार में इंजन है इंडिका विस्टा में, TDI इंजन जो है BS3। अगर तो वो 80,000 किलोमीटर चला हुआ है तो तकरीबन तकरीबन कार का रेट होना चाहिए कोई 170 से 180, ठीक है। और वो अच्छी कंडीशन के अंदर अगर होती है तो। अगर कंडीशन ख़राब है या रनिंग ज़्यादा है तो रेट धीरे धीरे गिर जाएगा, और ऐसे केस के अंदर आपको कार और ज़्यादा सस्ती मिल सकती है। थोड़ा सा आप आइडिया दो मुझे, आप क्या चाहते हो? 11-12 मॉडल की इंडिगो बहुत सारी होती हैं। मॉडल आपको कौन सा चाहिए? आपको पेट्रोल चाहिए? आपको वेरिएंट कौन सा पसंद है? आपको रनिंग कितनी आप प्रेफर कर रहे हो? या आपके पास कोई कार है जो आपने देख रखी है? तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल तो मैं हल्का सा आपको आइडिया दे पाऊंगा। कोशिश करें आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कार मिल जाए एक्सीलेंट कंडीशन में, और अगर 80-90 हज़ार 70-80 हज़ार किलोमीटर चली हुई है तो उसका 170-180 के आसपास मेरे ख्याल से रेट ठीक है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मनीष जी का क्वेश्चन है, 28,000 किलोमीटर चली हुई TDI टेरा कितने की ले सकते हैं? ये क्वेश्चन इंडिका विस्टा पे आया था। तो इंडिका विस्टा TDI टेरा 28,000 किलोमीटर चली हुई कितनी की हो सकती है? अब TDI टेरा अलग अलग ईयर्स के अंदर है, इन्होंने ईयर स्पेसिफाई नहीं किया है। मैं लेटेस्ट लेके चलूंगा, जो लास्ट TDI टेरा का वेरिएंट आया था वो आया था 2011 के अंदर। 12 के अंदर टेरा वेरिएंट खत्म हो गया था, 12 के अंदर LS नाम कर दिया था कंपनी ने उसका। तो अगर आप 2011 TDI टेरा 28,000 किलोमीटर चली हुई लेना चाहते हैं इंडिका विस्टा, अगर वो बहुत अच्छी कंडीशन में है तो 1,40,000 रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं। शाहिद वसीम जी का क्वेश्चन है, टियागो वर्सेस ग्रैंड आइटन पेट्रोल कौन सी बेटर है? दोनों कारें अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, दोनों कारों के इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कारों के फीचर्स जो मुझे अपने हिसाब से प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कोई कमी नहीं लगती। प्राइस सेगमेंट का थोड़ा सा फर्क है कारों का। तो अगर आप मुझे वेरिएंट बता पाएँ, आप किसका कौन सा वेरिएंट कंपेयर कर रहे हैं, या आप अपनी प्राइस रेंज मुझे दे पाएँ कि आप इतने प्राइस में देख रहे हैं या ये प्राइस तक आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया दे पाऊंगा। अदरवाइज दोनों कारें ठीक हैं। अगर मुझे इमीडिएटली कुछ पिक करना होगा मैं टियागो की तरफ जाऊंगा, डेट इज बिकॉज ऑफ इट्स हाईवे मैनर्स, जो उसके हाई स्पीड मैनर्स है टियागो के, वो थोड़े से बेटर है ग्रैंड आइटन से। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाटा है इसलिए मैं टियागो की तरफ जाऊंगा। थोड़ी सी कार की हाइट कम है तो एरोडायनामिक्स थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है हाई स्पीड के लिए, अगर आप हाईवे कार को लेकर जा रहे हैं। शहर के अंदर दोनों कारों में कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस वाइज ग्रैंड i10 थोड़ी सी आपको ज़्यादा अंदर से स्पेशियस लगती है, बिकॉज एक तो थोड़ा सा उसका लाइट इंटीरियर है, दूसरा थोड़ा सा टॉल डिज़ाइन है। तो डिफरेंट चॉइसेस हैं, कारें थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की हैं। लेकिन अगर आप मुझे बता पाएँ कि आपका प्राइस रेंज क्या है या कौन से वेरिएंट्स में कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बेटर बता पाऊंगा। उससे अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द चैनल बीइंग फिट, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार शुड आई। ये कमेंट मुझे आया था इनका एंडेवर वाली वीडियो पे। तो एंडेवर इज़ अ नाइस कार, डेफिनेटली यू कैन बाय। एंड एंडेवर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पिछले Q&A के अंदर भी थे, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आप इससे पिछले वाला Q&A वीडियो देख लीजिए। एक दो लोगों के डाउट्स थे उस पर्टिकुलर एंडेवर को लेकर, प्लस उससे पुराने एंडेवर को लेकर। तो वहाँ पर मैंने थोड़ी सी बात की थी क्यों ये कार लेनी चाहिए, क्यों ये कार नहीं लेनी चाहिए। सो अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है डेफिनेटली कार को ले लीजिए। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं या तो आप दोबारा पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर डाउट, या फिर आप वो Q&A वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मानवप्रीत सिंह जी का है, आई हैड रिसेंटली वॉच्ड मोर देन 100 वीडियोज ऑफ ग्रैंड i10 एंड स्टिल देयर वर सम थिंग्स आई डिडंट न्यू बिफोर। थैंक्स टू यू ऑसम रिव्यू एंड वन थिंग I want to ask, I'm going to buy a second-hand car in coming month, February. So I'm looking for Grand i10 Sports diesel variant. According to you, your personal opinion, Grand i10, which had done 50 to 60,000 kilometers, still worth buying. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। एंड इतने अच्छे मेरे वीडियोस होते हैं, ये तो चलो आप ही लोग बताते हो मुझे तो अपनी तरफ से लगता है कि शायद कुछ और इसमें डाला जा सकता था। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 हज़ार किलोमीटर में कोई ज़्यादा गाड़ी ख़राब नहीं होती है। Hyundai की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ और ब्रांड्स के बारे में, बंदा निसान के बारे में सोचता है, टाटा के बारे में सोचता है, रेनो के बारे में सोचता है ना, इनको नहीं है कोई ज़्यादा दिक्कत। Hyundai की कार्स आप ले सकते हैं, रिपेयर भी बहुत ज़्यादा ईजी है, मेंटेनेंस अच्छी है, सर्विसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है कारों की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं इसको। रेट अगर आप कंफर्म करना चाहे आप कमेंट कर दीजिए, चाहे आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो रेट सही लगता है आपके हिसाब से, इफ़ यू थिंक वो रेट आपके हिसाब से सही बैठ रहा है तो आप डेफिनेटली लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य ठाकरे जी का क्वेश्चन है, पाजी रेनॉल्ट डस्टर ट्रस्टवर्दी कार है? डेफिनेटली ट्रस्टवर्दी कार है। आपको क्वेश्चन उल्टा होना चाहिए, क्या रेनो ट्रस्टवर्दी है? बिकॉज कार बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, पर रेनो की सर्विस बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। रेनो का अगर मैं बोलूँ इस कंपनी का जो प्लस पॉइंट है वो इसकी कार्स है। अगर जो नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, थोड़ा सा सर्विसिंग में आ जाती है वो चीज़, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा आराम से होती है। बड़े शहरों में दिक्कत नहीं आती, बट छोटे शहरों में दिक्कत है। तो इट इज़ अ गुड कार इफ एनीबॉडी वांट्स टू बाय। अगला क्वेश्चन है KK BSNL JTO, सरदार जी, मेरा डीजल कार फोर्ड फिगो 1,30,000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी एक साल में 10,000 किलोमीटर नहीं यूज़ करता मैं। ओके, शोरूम वाले कहते हैं कि एवरी ईयर सर्विसिंग कराना ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी है कि 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस हो या कराई जा सकती है?
आपका ऐसा पहले भी क्वेश्चन था जहाँ पे आपने बताया था मेरे ख्याल से, आपने एक फीगो यूज कार परचेज की है जिसका रनिंग आई गेस 1,28,000 किलोमीटर्स था, एंड आपने पूछा था कि सर्विस का क्या शेड्यूल किया जाए, टाइमिंग बेल्ट 120 पे चेंज हुआ है, ठीक है। अगर तो आपने प्रॉपर कंफर्म कर लिया कि टाइमिंग बेल्ट चेंज हुआ है तो कोई मेजर इशू नहीं है, आप कार को आराम से चलाइए, स्टिक टू द शेड्यूल, ठीक है। आपकी मैनुअल में सबसे बेटर आपको शेड्यूल लिखा होगा, आप कार की मैनुअल देखिए, अगर आपको मिल जाती है साथ में, अगर आपको मिली है कार की मैनुअल तो वेरी गुड, नहीं मिले तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए कार की मैनुअल फोर्ड फीगो की। तो इस वीडियो के लिंक में मैं फोर्ड फीगो की मैनुअल भी अटैच कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी और इसके कमेंट के अंदर भी, पहले कमेंट के अंदर मैं फोर्ड फीगो की मैनुअल का लिंक डाल दूंगा, तो आप वो चीज़ चेक कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें देख लीजिए कि क्या वो रिकमेंडेड है, कब का टाइमिंग रिकमेंडेड है, क्या क्या पार्ट्स चेंज होने चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहूँगा आप इसको हर 10,000 के बाद सर्विस करवा लो। बाबर मुश्ताक जी का अगला क्वेश्चन है, गगनप्रीत कैन प्लीज टेल मी माइलेज ऑफ i20 2010 मॉडल पेट्रोल इंजन, इज इट रियली करेक्ट दैट सेकंड गियर डजंट प्रोवाइड गुड पिकअप? ऑलराइट, i20 2010 के अंदर दो वेरिएंट्स में आती थी, 1.2 लीटर एंड 1.4 लीटर। जो तो 1200 सीसी था 1.2 लीटर, उसकी जो एवरेज थी इट वाज अराउंड 14 टू 16 ओवरऑल एवरेज जो होती थी, और जो 1.4 था पेट्रोल, उसकी जो एवरेज निकलती थी आपको ऑन एन एवरेज इट वाज सम 11 टू 13 kmpl। तो माइलेज में कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी 1.4 वाली कार, बट ठीक है, इट वाज गुड एट फॉर द टाइम बीइंग। इज इट रियली करेक्ट सेकंड गियर डजंट प्रोवाइड गुड पिकअप? जो 1.4 थी इट वाज अ गुड कार कंपेयर्ड टू जो भी उस टाइम पर कार्स होती थी, स्विफ्ट होती थी, पोलो, इटियोस, लीवा, फीगो वगैरह, उन सब के मुकाबले 1.4 वाज अ गुड कार, ठीक है, सबके आसपास ही स्टैंड करती थी। जो 1.2 थी उसको थोड़ा सा एक्सेलरेशन का इशू था। अब ये कोई इंजन का फॉल्ट नहीं था, बेसिकली कार का वेट इतना अच्छा अगर होगा और जो पावर थी कार की थोड़ी सी कम थी, तो ऐसे केस के अंदर जो 1.2 थी वो थोड़ी सी स्लगिश फील होती थी। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि i20 1.2 को कोई इंजन की प्रॉब्लम्स रही हो या कोई ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हो, बस पावर थोड़ी सी कम थी उस कार को 1.2 को। तो अगर आपको लेनी है या किसी ने लेनी है और 1.2 पे उसका ध्यान है तो थोड़ी सी पिकअप कम रहेगी, कार दोनों अच्छी हैं बट 1.4 की पिकअप ज़्यादा 1.2 से। अभिषेक एनडी जी का अगला क्वेश्चन है, ईटीओस मेंटेनेंस चीप और कॉस्टलियर? नॉट द चीपेस्ट, मारुति या टाटा के जैसा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मेरे ख्याल से इट इज़ ऑन द चीपर साइड, सस्ती है, कोई आपको चुभेगी नहीं। एंड डेफिनेटली टोयोटा की मेंटेनेंस पर तो कौन ही क्वेश्चन करता है। हाँ, अगर आपने इनोवा के टायर चेंज कराने हो कभी जाके वो एक अलग बात है, बिकॉज इट इज़ अ बिग कार, फॉर्च्यूनर वगैरह के टायर्स बड़े होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी मेंटेनेंस वाली चीज़ें हैं, टोयोटा इज़ ऑलवेज प्रैक्टिकल एंड वेरी अफोर्डेबल आई से। देव ऋषि सिंह जी का क्वेश्चन है, सरदार जी, आर ऑटोमेटिक कार्स ओके फॉर इंडियन रोड कंडीशंस? इन इंडिया रोड्स आर बैड and constant gear shifting is required, unlike in abroad where car mostly comes to a halt during signal and there is very pressure on the automatic gearbox. Okay, I believe automatic cars could give problems and big maintenance expense after a few years in India and should be avoided unless one plans to replace his automatic vehicle in less than 5 years, where starting 3 years the gearbox is in warranty. ऑलराइट, बहुत क्लेवर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। क्या इंडिया के अंदर ऑटोमेटिक कार्स प्रॉब्लम वाली हो सकती हैं? क्योंकि बाहर के देशों में हम ऑटोमेटिक कारों को देखते हैं, वहाँ पर लोग ऑटोमेटिक चलाते हैं, इंडिया में वो ट्रेंड आता जा रहा है। लेकिन एक दूसरा फ़र्क बहुत बड़ा ये है कि बाहर के देश में लोगों को चलाने की अकल है, तो लोग ना ट्रैफिक लाइट पर जाम नहीं लगाते इंडिया की तरह। तो इंडिया में क्या होता है, जब हम ट्रैफिक लाइट पर जाते हैं बार बार जाम लगता रहता है, तो कारों को हम जब मैनुअल भी चलाते हैं, जैसे मैं एक मैनुअल कार चलाता हूँ, कभी क्लच छोड़ रहे हैं, गियर डाल रहे हैं, गियर छोटा कर रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिलती है तो गियर बड़ा कर रहे हैं, कभी तेज चला रहे हैं, कभी रोक रहे हैं। ऐसा इंडिया के अंदर होता है, बाहर के देशों में ये चीज़ कम होती है, राइट, ऐसा सर का कहना है। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर ऑटोमेटिक कार्स की रिलायबिलिटी क्या रहेगी और क्लच में कितनी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कौन कौन से हमारे पास इस टाइम पर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट अगर मैं एक मिडिल क्लास रेंज की बात करूँ तो मेरे को क्या क्या मिल सकता है। मुझे मिल जाता है AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, मुझे मिल जाता है CVT कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, मुझे मिल जाता है टॉर्क कन्वर्टर, एंड देन मुझे मिल जाता है DSG। पोलो के अंदर या वेंटो के अंदर DSG अवेलेबल है, देन होंडा सिटी या होंडा की जो कार्स है उनमें CVT आता है, Hyundai टॉर्क कन्वर्टर यूज़ करता है, AMT भी यूज़ करता है, और मारुति AMT ही यूज़ करता है मोस्ट प्रोबेबली हर कार के अंदर। AMT एक तरह का मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, बस वो कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर तो सारा सिस्टम मैनुअल वाला ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आने वाला। CVT और टॉर्क कन्वर्टर की अगर मैं बात करूँ तो उन ट्रांसमिशन को वो एक्चुअल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं, AMT सिर्फ अंदर से ऑपरेट ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है वो मैनुअली। CVT एंड टॉर्क कन्वर्टर जो हैं उनके पास
एक अपना दिमाग है जो इस्तेमाल वो करते हैं, एंड उनको पता होता है कब कौन सा गियर उठाना है, कब कौन सा गियर डालना है, किस स्पीड पे क्या प्रेशर लोड है कार के ऊपर, उस हिसाब से वो चलते हैं। ऑटोमेटिक बेसिकली आया ही इसलिए था ताकि ह्यूमन एफर्ट को कम किया जा सके, प्लस दूसरी चीज़ ह्यूमन की जो एरर्स होते हैं उसको थोड़ा सा सुधारा जा सके। जैसे कई बार लोगों को आदत होती है कार चला रहे हैं लेकिन एक पैर क्लच पे हल्का सा रखा हुआ है ना, उसको बोलते हैं राइडिंग द क्लच। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बेसिकली ना कुछ चीज़ों को सुधारता है, ठीक है। हालांकि वो ट्रैफिक के अंदर आपकी बात थोड़ी सी सही भी है, मैं नहीं कहता बिल्कुल गलत है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को सुधारता है। और ऑटोमेटिक एक्चुअल में अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो क्लच की लाइफ बढ़ा सकता है। तो जहाँ पर ऑटोमेटिक ने क्लच की लाइफ बढ़ानी थी और हमारे पास एक कांस्टेंट ट्रैफिक चल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ओवरऑल घूम फिर के ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पर आ जाएंगी एंड बराबर से उसके ऊपर पड़ जाएंगी ऑन एन एवरेज। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डीएसजी की, तो डीएसजी एक ऐसी जगह है जहाँ पर डेफिनेटली मैं आपकी बात से एग्री करूँगा, बिकॉज डीएसजी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। उसके अंदर 2 क्लच होते हैं। एंड प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, फॉक्सवैगन का जो डीएसजी आता है छोटी कारों के अंदर, वो आता है DQ200 मॉडल है उसका, ठीक है। उसके ऊपर आता है DQ250 जो मेरे ख्याल से ऑडी के सबसे सस्ते वेरिएंट में शुरू हो जाता है, या आई डाउट, मेरे ख्याल से ऑक्टाविया में भी DQ250 आता है, बिकॉज टॉर्क लिमिट जो DQ200 है सबसे जो नीचे वाला वेरिएंट होता है डीएसजी का, उसकी जो टॉर्क लिमिट है वो 250 की है, और 250 ही टॉर्क है वेंटो के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर ऑक्टाविया के अंदर मेरे ख्याल से DQ250 है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, DQ200 ना रिलायबिलिटी के लिए नोन है, वो जब से आ रहा है वो तब से कुछ ना कुछ इश्यूज दे रहा है। एंड फॉक्सवैगन ने अभी तक कोई बहुत ज़बरदस्त काम नहीं किया उसको सुधारने के लिए। मैं नहीं कहता उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए, उसमें कुछ इश्यूज आए पहले, इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज किया, कुछ चीज़ों को अल्टर किया, देन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैकाट्रॉनिक सॉफ्टवेयर होता है इनका, इन्होंने उसको थोड़ा सा सुधारा, ठीक है। काम इन्होंने डेफिनेटली किया है, बट अभी तक वो ट्रबल फ्री नहीं है। अब DQ200 ट्रबल क्यों करता है, एंड मोस्ट अगर एक टेक्निकली चीज़ से देखा जाए तो DQ अगर 200 ट्रबल करता है तो सारे करने चाहिए, लेकिन ऑडी के जो ट्रांसमिशन उसमें इतने इशू नहीं है जितने ये सस्ती वाले कारों में है। इसका एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि जो DQ200 है उसके अंदर ड्राई क्लच होता है, और जो बाकी के जितने भी ऊपर के वेरिएंट है, इसके अलावा जितने भी डीएसजी बनाता है फॉक्सवैगन, उन सब के अंदर आता है वेट क्लच। एंड वेट क्लच बेसिकली एब्यूज को थोड़ा सा ज़्यादा सह सकता है, बिकॉज उस पर हमेशा ऑयल लगा रहता है। ड्राई क्लच जैसा नाम है वो हमेशा सूखा रहता है, और वो इतना ज़्यादा मतलब आप कह लीजिए वियर या जो एब्यूज है वो एकदम से नहीं सह पाता, तो वहाँ उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है। एंड डीएसजी इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन जिसको ट्रैफिक के लिए बनाया गया है, उनको बनाया गया है बेसिकली हाई स्पीड के लिए और फटाफट गियर चेंज करने के लिए। फटाफट गियर चेंज आप लगेगा आपको ट्रैफिक में अच्छा है, बट बेसिकली वो हाई स्पीड के लिए है, मतलब ओपन रोड है वहाँ लेके जाओ। तो हाँ, डीएसजी विल बी एन इशू। बाकी के जितने भी हैं उनकी कॉस्ट या जो भी उनका वियर है वो आसपास ही बढ़ जाता है, मतलब कंपेयर टू द मैनुअल काउंटर पार्ट, तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, बेस्ट शॉप जी का क्वेश्चन है, हैशटैग सरदार जी, should we buy second hand luxury cars like Audi, BMW, Mercedes? Also tell about aftermarket service cost and spare parts availability. I am from Ludhiana. And Ludhiana मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा लग्जरी कार्स वाला शहर है। इंडिया के अंदर मुझे नहीं पता कहाँ स्टैंड करते हैं, लेकिन पंजाब में उसका एक अच्छा खासा लेवल है लग्जरी कारों वाले, अमीर लोग रहते हैं लुधियाने के अंदर, ठीक है। तो राइट, बात करते हैं ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ठीक है। कॉस्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये कारें हमको अच्छे खासे रेट पे अवेलेबल हो जाती हैं, समटाइम्स आपको बहुत अच्छी डील भी मिल जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने जिस ऑडी A4 का मैंने रिव्यू किया था, वो आपको आज की डेट में होंडा सिटी के प्राइस के आसपास मिल जाएगी। तो होंडा सिटी लेनी है या ऑडी लेनी है, डेफिनेटली बंदे का मन जरूर करता है वहाँ जाने का, लेकिन फिर भी मोस्ट लोग नहीं जाते। उसकी बात कर लेते हैं क्यों। सबसे पहले तो इनके अंदर डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, राइट। अब डेप्रिसिएशन कुछ केसेस में मैटर करती है, कुछ केसेस में मैटर नहीं करती। मैटर कहाँ करती है, अगर आप एक ऐसी कार ले रहे हो जो सिर्फ 1 साल चली है और आप उसको खरीदने लगे हो, ठीक है, उसका रेट अभी कंप्लीटली नहीं गिरा है, तो ऐसे केस के अंदर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। एंड आने वाले 1 साल में उसका रेट और अच्छी तरीके से डिक्लाइन होगा, एक स्टीप डिक्लाइन आता है इन कारों के रेट में, जर्मन कार्स के रेट में खासकर। तो या तो आप 2-3 साल पुरानी कार लो देख के, वहाँ तक इसका रेट अच्छी तरह गिर चुका होगा। उसके बाद जो आएगा डेप्रिसिएशन, वो मेरे ख्याल से आप सह सकते हो, है ना। आपने 15 लाख की कार ली, आपकी वो कार बिक गई 12 लाख की, 11 लाख की, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा इशू होता है। उतना इशू तो हमको आज आप होंडा सिटी नहीं लोगे और आप 2 साल बाद जाके बेचोगे तो आपको उसका 12-13 मतलब 11-12 लाख ही मिलता है, बहुत अच्छी मेंटेन करी होगी। तो ये तो होगी प्राइसिंग की बात, कॉस्ट की, खरीदने की और बेचने की। मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हाथी आपको घोड़े के रेट पर मिल जाए या बहुत बूढ़ा हाथी आपको कुत्ते के रेट पर मिल जाए, तो वो खाना हाथी जितना ही खाएगा, ठीक है, उसकी जो डाइट है वो है। तो इन कारों की मेंटेनेंस, मैं जितना मर्जी इनको कम चला लूँ या जैसे मर्जी कर लूँ, इनकी मेंटेनेंस जो महंगी है ही है। क्योंकि ऑडी जैसे जिसका मैंने रिव्यू किया था, इट वॉज एन ओल्ड कार, उसकी जो सर्विस है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये की होती है। और अगर मैं इसी को कंपेयर करूँ किसी और कार से, जैसे फॉक्सवैगन की वेंटो है, उसकी सर्विस कंपनी से होती है कोई 10 हज़ार के आसपास,
उस ऑडी की सर्विस मैं बाहर से बता रहा हूँ आपको, इसकी मैं कंपनी से बता रहा हूँ। अगर मैं इस वेंटो की सर्विस बाहर से करवाऊँ तो ये 6-7 हज़ार की पड़ती है। एंड वेंटो इज़ अ गुड कार परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए। एंड वेंटो का क्यों नाम लिया, बिकॉज वो भी जर्मन कार है, बाकी कारों के मुकाबले थोड़ी सी महंगी है। तो ऐसे केस के अंदर सर्विस हमेशा आपको महंगी ही पड़ेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी पार्ट्स की, स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। अगर आप रेगुलर चलाते हो, आप सर्विस भी अफोर्ड करते हो, सब कुछ करते हो, अच्छी बात है। टायर्स कल को आपने डलवाने हैं, वो भी महंगे पड़ेंगे। उनका एक एक टायर कोई 15 हज़ार के आसपास होता है यार, अच्छा वाला हाई परफॉर्मेंस टायर। बिकॉज अब उनको सस्ते टायर डलवाओगे, आप हाईवे के ऊपर हाई स्पीड पे जा रहे हो, प्रेशर बिल्डअप से कोई इशू आ सकता है कार को, इशू इन द सेंस एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा आप ऐसी कारों को सस्ता टायर डलवाओ। अच्छे टायर डलवाओ जिनकी ग्रिप भी ज़्यादा हो, बिकॉज कार्स के वेट ज़्यादा है, कार की स्पीड ज़्यादा है, कार को रोकने के लिए भी आपको ग्रिप चाहिए। तो खर्चा है इन कारों का, राइट। अगर आपको ऑडी या मर्सिडीज जैसी ये कारें पसंद हैं तो, और आप ठीक ठाक सा पैसा चाहते हो खर्चना, एंड आप चाहते हो मेंटेनेंस भी ठीक ठाक हो, तो ऑक्टाविया इज़ अ नाइस कार मेरे को लगता है। पिछले बार किसी ने मुझसे पूछा था कि 24 लाख की BMW ली जाए या ऑक्टाविया ली जाए, मैंने तो उसको ऑक्टाविया बोला था। बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कहता कि मैं कंपनी की तरफ जाऊँ, मैं ओवरऑल प्रोडक्ट को देखूँ, राइट। डेफिनेटली ऑडी, BMW, मर्सिडीज के बैजिंग सबको पसंद है, लेकिन उनको रेगुलर पालना, या तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है ना, जहाँ से आपका पैसा आपको आराम से आ रहा है, वो बंदा डेफिनेटली ले। अदरवाइज आम इंसान के लिए सस्ते रेट पर महंगी कार लेना कोई फायदे का सौदा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि आपने आज कार ली 15 लाख की और अगले साल वो कार 14 लाख की बिक जाए और आपने ज़्यादा चलाई भी ना हो, तब ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगला क्वेश्चन समीर जी का है, हैशटैग सरदार जी। फीगो वाले सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, चलो ठीक है, मैंने गाड़ी तो ले ली, ओके। एक डाउट क्लियर कीजिए, BS6 डीजल को BS4 में डाला जाए तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फायदे और नुकसान के बारे में बता दो प्लीज़। ऑलराइट, देखिए सवाल का जवाब अगर नहीं दिया तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सवालों का जवाब क्यों नहीं मैं दे पाता। एक तो चलो मैं पीछे थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया था, दूसरी बात मुझे आपका क्वेश्चन कभी दिखा भी नहीं, और वो क्यों नहीं दिखा, हैशटैग का यूज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि इससे पिछले जितने क्वेश्चन थे उसमें हैशटैग नहीं था, इससे आगे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें हैशटैग नहीं है, बट वो क्वेश्चन मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। एंड बिना हैशटैग के क्वेश्चन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। जब हैशटैग होता है तो मैं सिर्फ हैशटैग सर्च करता हूँ, सारे क्वेश्चन एक ही लिस्ट में आ जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या रहता है, आपका क्वेश्चन भी मुझे मिलेगा, बाकी लोगों का क्वेश्चन भी मुझे मिलेगा, लेकिन लोग हैशटैग यूज़ नहीं करते हैं, उनको लगता है शायद मेरे से कोई बेनिफिट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हैशटैग का यूज़ किया करें, सिर्फ क्वेश्चन ईजिली मिल जाता है। एंड चलिए आपने कार ले ली है, बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको बहुत अच्छी डील मिल चुकी हो। BS6 और 4 की बात करते हैं। देखिए BS6 और 4 जो फ्यूल है, डीजल खासकर, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है सल्फर का। सल्फर बेसिकली यूज़ किया जाता है थोड़ी सी लुब्रिकेशन के लिए, थोड़ा सा सिलेंडर के अंदर और थोड़ा सा इंजेक्टर को सेट रखने के लिए। बेसिकली इंजेक्टर का काम होता है आपके फ्यूल को एक प्रेशर के साथ डालना, मॉइस्चराइजेशन सा करके, मतलब मिस्ट बनाता है वो उसकी, यार मुझे नहीं पता मिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रे नहीं होता आपका, जब आप परफ्यूम मारते हो अंदर उसके लिक्विड होता है, पर जब बाहर निकलता है तो वो एक मिस्ट फॉर्म में होता है ना, कि रहता है थोड़ी देर फिर उस पर उड़ जाता है। तो इंजेक्टर इस तरीके से फ्यूल को फोर्स करता है। तो इंजेक्टर को थोड़ा सा सेट रखने के लिए सल्फर का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये डिबेटेबल टॉपिक है, हर इंजन के अंदर नहीं होता, राइट। तो जहाँ जहाँ पर, और मुझे मेरे पास लिटरली कोई लिस्ट नहीं है कि किस इंजन में होता है किस इंजन में नहीं होता, ये कोई बहुत ज़्यादा इंजीनियर आपको बता सकता है जिसने हर कंपनी के हर इंजन में काम किया हो, ठीक है, जिसको हर इंजन की टेक्नोलॉजी पता हो। तो ये चीज़ बतानी थोड़ी सी मुश्किल है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जो इंजन सल्फर पर डिपेंड होते हैं वहाँ पर इशू ये होगा, जब सल्फर उनको कम मिलेगा तो थोड़ा सा जो इंजेक्टर्स होंगे या जो इंजन होगा प्रॉपर, उसका वियर हल्का सा बढ़ जाएगा। ये मैं लॉन्ग टर्म के अंदर बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के अंदर कोई नुकसान नहीं है, उल्टा अच्छी बात है कि आपकी कार पोल्यूशन कम करेगी। लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे थे, जो तो इंजन सल्फर पर थोड़ा सा डिपेंड होते हैं उनको थोड़ा सा वियर का इशू आएगा, क्योंकि उनको सल्फर अब ऑटोमेटिकली कम मिल रहा है और लुब्रिकेशन थोड़ी सी कम हो रही है। अब उस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे ऑलरेडी मैं हमेशा कहता हूँ मैं एडिटिव यूज़ करता हूँ, ठीक है, अपने इंजन के अंदर लुब्रिकेशन सही रखने के लिए, इंजेक्टर को साफ वगैरह करने के लिए। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कंपनीज कुछ सोल्यूशन निकालेंगे इस तरीके का, कुछ एडिटिव्स ऐसे होंगे जिसको BS6 फ्यूल में मिलाकर कार में डाला जा सके एंड प्रॉपर लुब्रिकेशन सेट करी जा सके। इसके बारे में मेरे को लगता है कि कुछ कंपनी सोल्यूशन निकालेंगी, राइट। लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में एग्जैक्टली बोलना कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे एकदम से शायद बहुत जल्दी होगा। एंड वही बता सकता है जिसने प्रॉपर, जिसको हर इंजन की प्रॉपर नॉलेज है। अगेन वही चीज़, कुछ इंजन डिपेंड करते हैं, तो जो डिपेंड करते हैं उन पर थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होगा। जैसे जो वियर आपको मिलती थी आने वाले पहले 1,20,000 किलोमीटर पे, इंजन की वियर, बाकी चीज़ों की नहीं, टाइमिंग बेल्ट तो तभी खराब होगी जब होनी है। जो 1,20 पे आपको वियर मिलती थी, शायद आपको वो ईयर 1,05,000 1,10,000 किलोमीटर पे देखने को मिल जाए। दीज आर माई स्पेकुलेशंस, एक्जैक्टली नहीं मैं कह सकता क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। अगला क्वेश्चन सुरेंद्र जी का है, वेंटो लेनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी कार है, लेकिन कार लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो काफ़ी टाइम से इस कार का अपडेट नहीं आया है,
तो हो सकता है आपको फीचर के मामले में ये कार बहुत ज़्यादा बेहतरीन ना लगे। दूसरी बात, कार को खरीदने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि 2021 या 22 के अंदर फॉक्सवैगन नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करेगी, तो वेंटो का नया मॉडल आ जाएगा। अगर आप 1-2 साल वेट करना चाहते हैं नई वेंटो के लिए तो वेट कर सकते हैं, अगर आप कुछ और लेना चाहें तो कुछ और ले सकते हैं। उसके अलावा तीसरी बात, स्पेयर पार्ट और सर्विस के जो कॉस्ट है फिलहाल फॉक्सवैगन वेंटो के, वो थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कार्स। तो सिर्फ ये मत देखिए कि 15,000 के बाद जाना है तो मेरी सर्विस सस्ती हो जाएगी, जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी महंगे हैं इनके, राइट। तो एक उस चीज़ को समझिए। हालांकि फॉक्सवैगन का पीछे एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने, कंपनी ने कहा था कि हम अपनी सर्विस को सुधारेंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में फॉक्सवैगन वेंटो की सर्विस होंडा सिटी के प्राइस के आसपास आ जाए, इससे सस्ती जाएगी इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। होंडा सिटी के भी अगर आसपास आ जाए तो इट इज़ अ वेरी नाइस कार टू बाय। मॉडल देख लीजिए, सर्विस देख लीजिए, मेंटेनेंस देख लीजिए, ये देख लीजिए कि आपको फीचर शायद बाकी कारों से कम मिलेंगे, फिर आप वेंटो की तरफ जाइए। अदरवाइज आपको बाद में रिग्रेट होगा कि यार कार महंगी पड़ती है और कार में फीचर भी कम है। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वेरी नाइस कार, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन गणेश जी का, सरदार जी आपकी विस्टा में कौन से कवर लगे हैं, फैब्रिक या लेदर? फैब्रिक तो नहीं है, लेकिन वो लेदर है या नहीं मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता। वो रेक्सिन जैसा कोई सब्सटेंस है, ठीक है। और 1800 के कवर पड़े थे मेरे को, 1800 में लेदर कवर मेरे ख्याल से तो नहीं आते, आपको मिलते तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे सिंपल वाले कवर है यार, मेरे को कोई ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा शौक नहीं है, बट मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से पैसा खर्च करता हूँ। मैं मेंटेनेंस पे ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा एज़ कम्पेयर टू अंदर वाली चीज़ें जो भी लगी होती कार के अंदर। कुलदेव सिद्धू जी का क्वेश्चन है, सर मैं पंजाब से हूँ, बरनाला से। मुझे स्विफ्ट डिज़ायर वीडीआई 2013 डीजल मॉडल 4,70,000 में मिल रही है, 88,000 रनिंग वाली, प्राइस ठीक है जी, कोई और ऑप्शन है आपका? नहीं भाजी, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं, मैं कड़ा गड्डियाँ बेचदा, ठीक है। ईटियोस पता कर लो, ईटियोस गड्डी बहुत शानदार है, राइट। एंड उस गड्डी का प्राइस तो थोड़ा जा 470 तो सस्ता मिल जाएगा मेरे ख्याल नाल, इन्नी रनिंग वाला। जी मैं डिज़ायर की गल करा वीडीआई 2013, भाजी महंगी है, यह होनी चाहिए कुछ 4 लाख के आसपास, ठीक है। मेरे ख्याल नाल तो 80,000 चल चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 90,000 चल चुकी है। थोड़े टाइम में तो ਵੱਡੇ खर्चे आ जाने हैं। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਵੀ ਲਓ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਡੈਂਟ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਆਤੇ ਸੀਟ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 4 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ, 470 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 410 ਦੇ ਦਿਓ, 420 भी नहीं मैं कहूँगा, 410 तक ठीक है यार। आदित्य ठाकरे जी का क्वेश्चन है, सर शॉर्ट गियरिंग मतलब क्या होता है, डज इट अफेक्ट हाई स्पीड? बेसिकली ना ये क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए 2-4 चीज़ें निकाली थी अपने ड्रॉर में से, गियर्स वगैरह मैंने सोचा आपको बना के दिखा दूँ, ठीक है। लेकिन इसको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, नहीं ये वीडियो लंबा हो गया था इस चक्कर में, और मैंने 6-7 बार इसको रिकॉर्ड किया और अभी भी वही चल रहा है सेम। तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। आपका जो छोटा सा क्वेश्चन है, डज इट इफेक्ट हाई स्पीड? यस। शॉर्ट गियरिंग बेसिकली हाई स्पीड की दुश्मन होती है, दुश्मन नहीं कह सकते, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। तो आप शॉर्ट गियरिंग के अंदर हाई स्पीड को नहीं पकड़ सकते, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इसके अंदर भी, तो इस पर एक अलग से वीडियो आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नितिन जी का है, आई एम गेटिंग फोर्ड फिएस्टा 2009 ZXi 1.4 एंड 1.5 lakhs, कार हैज डन 1,30,000 किलोमीटर्स, सर प्लीज सजेस्ट मी शुड आई गो फॉर इट और नॉट? सबसे पहली बात तो आपके बिहाफ पे डिसीजन मैं नहीं ले सकता, अगर आपको कार पसंद है तो आप डेफिनेटली कार खरीदिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो 2009 की कार है, 2019 चल रहा है, 10 साल हो चुके हैं। TDCi यानी डीजल वेरिएंट आपके पास जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद ये कार इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल है। अब ऐसा नहीं है कि आपसे वो कार उठा के ले जाएंगे, राइट, कि घर आएंगे आप ये कार चला रहे हो चलो हमको दे दो, इसको कवाड़ा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कार आपके पास रहेगी, लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में बार बार आना जाना रखते हैं, जैसे मुझे नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले, अगर आप नॉर्थ के, आप दिल्ली वगैरह जाते हैं, आप चंडीगढ़ भी जाते हैं, चंडीगढ़ हो सकता है ये चीज़ लग जाए बिकॉज चंडीगढ़ स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। देन साउथ का मुझे नहीं पता किन किन शहरों में ये चीज़ें हैं, बैंगलोर मुंबई में हो सकता है इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस हो जाए 10 साल वाले रूल के ऊपर। तो ऐसे केस के अंदर आपको इशू आ सकता है। अगर आपने लोकल शहर में ही चलानी है और आपका शहर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उस केस में अभी कार को ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन अभी 1-2 एस्पेक्ट्स इसके और हैं। दूसरी बात, 2009 जो फिएस्टा थी मेरे ख्याल से ये BS3 है, तो पहली बात तो 10 साल वाला आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात 1,30,000 किलोमीटर इसके हो चुके हैं, एंड आई डाउट कि दिस कार हैज़ एन इंटरकूलर। अगर तो इसमें इंटरकूलर है, अब इंजन चेक कर लीजिए, अगर ये अगर ये 16 वैल्व इंजन है तो इसमें इंटरकूलर होगा। अगर ये 8 वैल्व इंजन है तो मेरे ख्याल से फोर्ड के ड्यूराटॉक 1.4 8 वैल्व में इंटरकूलर नहीं आता। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है ये 8 वैल्व इंजन है बिना इंटरकूलर वाला। तो ऐसे केस के अंदर थोड़ा सा कार को रिलायबिलिटी का इशू हो सकता है, इस चीज़ पे ध्यान से चेक करें। अगर ये दोनों चीज़ों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने अपने शहर में रखनी है, कार की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं।
1.5 लाख इज़ गुड प्राइस, बट ओनली इफ़ द कार इज़ इन एक्सीलेंट कंडीशन। बहुत अगर अच्छी कंडीशन में कार है तो अभी कार लीजिए 1.5 लाख रुपए का, देन ओके है। अदरवाइज गिराइए प्राइस को थोड़ा। अगर आपको लगता है कार में प्रॉब्लम है, डेंट्स हैं, टायर का प्रॉब्लम है, व्हील्स पे कोई इशू हो रखा है, इंजन का इशू है, इंटीरियर के अंदर प्रॉब्लम है, तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार गिराने की कोशिश करें मेरे ख्याल से। और अगर कार में दिक्कत होगी तो प्राइस गिर भी जाएगा। दीपक जी का क्वेश्चन है, हैशटैग सरदार जी, टाटा हैरियर के इंजन की आवाज़ कितनी आती है दूसरी कार से, कम या ज़्यादा? ये एक बड़ा पॉइंट था जो मैं भूल गया वीडियो के अंदर बताना। बहुत से लोगों ने ना इसकी निंदा करी है इंजन की कि भाई हैरियर का इंजन आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, या बहुत से लोगों ने कहा आइसोलेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। वहाँ पर जब मैं था, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा ध्यान से, अगर ध्यान से वीडियो देखा है तो, कि एक जगह पर मैंने MID चलाया था और मैंने एक्सेलरेशन दी थी तो वो चल रहा था, RPM मीटर भी हिला था, और जो पावर एंड टॉर्क वाले जो स्लाइडर्स थे वो भी घूम रहे थे, अगर आपने ध्यान से इसको देखा हो तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने कार को चला कर देखा है, मैंने कार को बंद करके देखा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बात कर दी सीधा ऐसी कार में बैठ के। इंजन की आवाज़ मुझे बताऊँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, इट वॉज़ वेरी गुड, मुझे एक्सेप्टेबल लगी। मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा इंजन की आवाज़ है। अब ये चीज़ को समझिए कि अभी जो कारें मार्केट में हैं, जो बेसिकली जो लोग रिव्यूज़ कर रहे हैं, वो कारें हैं बिल्कुल फ्रेश, उनका ना कोई रनिंग पीरियड कंप्लीट होता है, ठीक है, ना उनकी कोई प्रॉपर सर्विस, मतलब उस हिसाब से नहीं होती ना जैसे कस्टमर वाली कार की होती है। तो ऐसे के अंदर हो सकता है वो इंजन ज़्यादा नॉइजी हो, बिकॉज रिव्यू के अंदर कार को हम भी बहुत तेज़ चलाते हैं, ठीक है, ये कोई मतलब मैं छुपाने वाली बात नहीं है। मैं भी रिव्यू के अंदर कार को तेज़ चला के देखता हूँ टू नो इस कार की हाईवे स्टेबिलिटी क्या है, इस कार की बाकी जो डायनेमिक्स हैं, जो चैसी वगैरह वो किस तरह से काम कर रही है, क्या वो कंपोजर में है या नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कार को स्पीड में चलाना। और ऐसे केस के अंदर जो रिव्यू कार्स होती हैं वो नॉइज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं जो मैं कार देख के आया था, जब मैंने दरवाजे बंद रखे थे और इंजन कार को स्टार्ट किया था, मुझे ओके लगी कार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कह रहा इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा, मैं ओके ओके कह के कवर कर रहा हूँ, इट वाज गुड, कोई इशू नहीं लगा मुझे कार के अंदर। आवाज़ ओके, मतलब अच्छी है कार की, ठीक है, विद इन एक्सेप्टेबल लेवल्स है। डेफिनेटली 2000 सीसी की कार है, उसको पेलोगे, जब कार तकरीबन 3500-4000 RPM को क्रॉस करती है, तब जाकर थोड़ा सी हमिंग नॉइज आती है इंजन कैबिन के अंदर, डेफिनेटली आएगी भी, 2000 सीसी का इंजन है यार। जीतू जी का क्वेश्चन है, मायापुर दिल्ली से आर्मी की तैयार रीडन या रेड वन जिप्सी लेना ठीक है क्या? रीडन, तैयार रीडन ही होगा मेरे ख्याल से। इंजन ओके होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग जीतू जी मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा ये वाला ताकि आप ये ना बोले उसको जो नहीं पता इसने बताया नहीं। मुझे नहीं पता मायापुरी में दिल्ली में कहाँ पे जीप्स मिलती हैं, आपको ये थोड़ा सा रिसर्च ना लोकल मार्केट में करना पड़ेगा। एंड आप बेसिकली देखो इंजन ओके होता है या नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता यहाँ से बैठ के, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। आप थोड़ा सा ये पता करो इंजन कौन सा लगा रहे हैं वो इसके अंदर, उस इंजन के हिसाब किताब क्या है, उसके पार्ट्स कहाँ मिलते हैं, वो इंजन कौन सी कंपनी का है, मारुति का ही है, जिप्सी या टोयोटा का इंजन यूजुअली लग जाता है, लोग ना इंपोर्ट कराते हैं जापान से। तो क्या सिस्टम है, थोड़ा सा इसके बारे में पता करो, वहाँ पे आपको रिसर्च करके ऑप्शन मिलेगा। मेरे पास इसकी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं देता कि मैं इसके बारे में आपको पता कर दूंगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऐश बॉट, थैंक यू सर, यू आर मेकिंग नाइस वीडियो, सजेस्ट मी शुड आई बाय स्कोडा फाबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। इफ आई शुड विच मॉडल और ईयर, सर मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, मैं इसकी वीडियो की कोशिश करता हूँ। मेरे एक नॉन पर्सन के पास स्कोडा फाबिया है। अब प्रॉपर मैं आपसे पूछूं तो फाबिया क्यों लेना चाहते हो आप, उसके पीछे क्या रीज़न है? जो मोस्टली रीज़न मुझे फाबिया वालों के पीछे, लोगों के पीछे मिलता है, वो ये होता है कि मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए पोलो जैसी, लेकिन पोलो कार छोटी है। तो ऐसे में मैं स्टिल बोलूँगा पोलो ले लो, बिकॉज फाबिया का ना थोड़ा सा स्कोडा का नाम खराब जो है सर्विस वाला, वो ऐसे ही नहीं खराब, जो कुछ दिक्कत होती है कंपनी के अंदर तभी चीज़ों के मतलब एक इमेज बनती है ना मार्केट के अंदर। अब टाटा को क्यों नहीं लोग रिलायबल बोलते? कुछ इशू रहा होगा पुराने ज़माने में टाटा का कि नई गाड़ियाँ ठीक होती होंगी इनकी सही से ना। तो उसी तरह से ना स्कोडा का थोड़ा सा इशू देखो पहले रहा है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने शायद बताया भी था ये वीकली स्टोरी के अंदर अपनी, कि फॉक्सवैगन के साथ स्कोडा ने भी, बेसिकली दोनों को भी सेम ही पेरेंट कंपनी के अंदर आती है फॉक्सवैगन के अंदर, तो स्कोडा ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि हम भी अपनी जो मेंटेनेंस है उसको सुधारेंगे। तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी सर्विस के अंदर इनकी, देन पार्ट्स के कॉस्ट वगैरह सस्ते होंगे, कारों की रिलायबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी जब लोग अपनी कारों को ज़्यादा मेंटेन कराएंगे। लेकिन अगर मैं फाबिया की बात करूँ तो फाबिया वॉज नेवर अ हिट प्रोडक्ट फ्रॉम स्कोडा, और फाबिया बंद इसलिए हुआ था उसकी सेल्स ही नहीं थी मार्केट के अंदर। तो ऐसे केस में इट इज़ अ गुड कार, अगर आपको बहुत ज़्यादा फाबिया का मन है आप ट्राई ज़रूर करो, बट आई थिंक आपको अल्टरनेट की तरफ देख लेना चाहिए, जैसे कि i20 आप देख सकते हो कार, ड्राइविंग डायनामिक्स i20 के फाबिया जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बट ओवरऑल पावर के हिसाब से आपको अच्छा फील करा देगी। पोलो आपको अच्छा फील करा सकती है। पुरानी स्विफ्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी कंडीशन में कभी मुझे मिलती है और मेरा लेने का मन करे, मान लो सेकेंड हैंड कार में कोई छोटी, तो मैं स्विफ्ट की तरफ जरूर देखूंगा एक बार।
तो अच्छी कार है, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट नहीं है ये कार। लास्ट क्वेश्चन है रेड राइडर्स की तरफ से, हैरियर वर्सेस इनोवा क्रिस्टा विच लुक्स बिगर एंड बेटर। ऑलराइट, देखिए बिगर की अगर मैं बात करूँ तो इनोवा क्रिस्टा इज डेफिनेटली एन ओवरऑल बिगर कार, बिकॉज लेंथ ज़्यादा है अच्छे खासे मार्जिन से, देन हाइट ज़्यादा है अगेन ठीक से मार्जिन से। हालांकि विड्थ के मामले में हैरियर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो साइज़ अगर मैं बात करूँ तो क्रिस्टा बड़ी लगती है, इट इज़ अ फैक्ट। अब बेटर की अगर मैं बात करूँ कौन सी अच्छी लगती है, लुक्स हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। मुझे हैरियर भी पसंद है, मुझे इनोवा भी पसंद है, दोनों कारें मुझे पसंद है लुक्स के मामले में। डिज़ाइन अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनोवा को बनाया गया है, थोड़ा सा शार्प एजेस दी गई हैं, राइट। इनोवा को देख के लगता है ये एक फास्ट प्रोडक्ट है, मतलब चलती होगी शायद, उड़ती हो, थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे देख के उसको। हैरियर की अगर मैं बात करूँ तो हैरियर मुझे, मैं नहीं कहूँगा ये स्लो लगता है मुझे, बट थोड़ा सा डिफरेंस तरीका है उसका, जैसे उसको आपको बल्जेस मिल जाते हैं, ठीक है। देन थोड़ा जो मैस्कुलिन नेचर होता है वो हैरियर के अंदर ज़्यादा है। अब इसको अगर और ज़्यादा कंपेयर करना चाहते हो तो मैं ऐसे बोलूँगा, आप देखो क्रेटा वर्सेस डस्टर। क्रेटा थोड़ी सिंपल सी लगती है लेकिन अच्छी है, गुड लुकिंग है ना। डस्टर थोड़ी सी मैसिव लगती है, तो हैरियर थोड़ी सी उसकी तरह की है, मस्कुलिन सी है, लगता है जैसे कोई बड़ी सी चीज़ आ रही है विद एन इम्पैक्ट। इसलिए टाटा इम्पैक्ट टर्म को यूज़ कर रहा है, बिकॉज जो लैंड रोवर की कार्स है वो एक्चुअल में ऐसी लगती हैं, हाइट में कम होती है यूजुअली, विड्थ अच्छी होती है, लेंथ अच्छी होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक अच्छा सा स्टांस मिलता है हैरियर को। इनोवा ऑन दी अदर हैंड डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के नहीं बनाई गई है। इनोवा वॉज ऑलरेडी अ गुड कार, उसको अपग्रेड चाहिए था। देन टोयोटा ने बहुत ज़्यादा शार्प एजेस का यूज़ किया, जैसे आजकल की न्यू कार्स होती हैं। इनोवा का पर्टिकुलर कोई स्टाइल में करेक्टर नहीं है ज़बरदस्त वाला, ठीक है। इट इज़ अ गुड कार, मैं नहीं कह रहा मुझे पसंद नहीं है। इनोवा मुझे लुक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर कभी इतना पैसा हुआ तो मेरी चॉइस इनोवा ही होगी उस सेगमेंट के अंदर, राइट। बट दोनों का अलग डिज़ाइन है, दोनों का अलग अप्रोच है। अगर आपको मैसिव कारें पसंद है, जो एक धाकड़ वाली जो फीलिंग होती है, शायद आपको हैरियर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है सिंपल क्लीन लुक्स बिजनेस टाइप कार जो होती हैं, वहाँ शायद आपको इनोवा पसंद आएगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का Q&A सेशन पसंद आया हो, एंड डेफिनेटली थोड़ा सा अगेन लंबा हो गया बिकॉज क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा थे इस बार। एंड जो एक क्वेश्चन हमने बीच में मिस किया, दैट वाज शॉर्ट गियरिंग वाला, उसके ऊपर बहुत जल्द मैं वीडियो बना दूंगा। नहीं बनाया बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता जा रहा था, एंड थोड़ी सी मेरी एनर्जी शायद आपको कम लग रही हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये ना, वैसे माइक मेरे पॉकेट के अंदर है, मैं दिखा नहीं सकता आपको सही से, बट तकरीबन तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि आज ना थोड़ा सा फ्लो नहीं बना मेरा सही तरीके से। देन बीच में मैं वो गेयर समझाने लग गया, तो उस पर भी अलग से टाइम लग गया। 2 घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ कैमरे के सामने। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की वजह से स्पेयर व्हील की फैमिली आज 5,000 लोगों की है। एंड दोबारा मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ कि आने वाले टाइम पे आपको Q&A एंड वीकली स्टोरी के साथ साथ कार के रिव्यूज़ प्रॉपर मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, एंड एक सिस्टम से मिलेंगे। सो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अगेन कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। देखो मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ ये चीज़ 159 जो भी है, 2 घंटे से लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं खाने जा रहा हूँ कुछ ना कुछ।